नमस्कार साथियों, मैं गगनपुरी गोस्वामी आज मुंबई के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। ये हम चाहे इसको किसी भी नाम से बुला लें, माया नगरी, आर्थिक राजधानी या किसी भी और नाम से भी बुलाएं तो भी अल्टीमेटली यहाँ का इन्वेस्टमेंट बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ये तो हम समझ ही सकते हैं क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से और बसने की दृष्टि से मुंबई एक बहुत ही शानदार लोकेशन है। और कहाँ बसना चाहिए मुंबई में, कहाँ अभी फिलहाल रिहायशी और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा रुझान है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके इतिहास के ऊपर जाते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो 1842 के अंदर स्थापित ये जो एक लैंड रिक्लेमेशन के माध्यम से हार्वे हेलार्ड के नाम से जो प्रोजेक्ट आया था, उसमें 7 महाद्वीप जो कि परेल, मालाबार, वर्ली आइलैंड, मुंबई, मझगांव, महिम और ओल्ड वुमेन्स आइलैंड के नाम से जो 7 महाद्वीप थे, इनको लैंड रिक्लाइनेशन के माध्यम से जोड़ने का काम हुआ। और अल्टीमेटली ये आज हमारे जो शेप में जो अभी व्यावसायिक राजधानी के रूप में मुंबई है, इसकी स्थापना 1842 के अंदर हुई। 350 साल पुराने इस मुंबई का वैसे तो देखा जाए तो पुर्तगाल का का भी शासन रहा है, और पुर्तगाल में बॉम्बे मतलब बड़ा महाद्वीप के नाम से बड़ा बंदरगाह का जो पुर्तगाली अनुवाद है, उस हिसाब से इसका नाम बॉम्बे रखा था। पर 200 सदी पूर्व ईसा से 200 सदी पूर्व जो मुंबा देवी थी, उसके नाम से इनका नाम मुंबई बाद में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ सामान्यतः जो बोलचाल की भाषा में मुंबई शब्द का ही प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था। अब अगर इसकी बात करें हम कि अब हमारे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बात ये आती है कि अगर पुराना इतिहास देखा जाए या मुंबई का विकास देखा जाए, तो एक जो ये 7 महाद्वीप थे, इनसे भी ये धीरे धीरे यहाँ जो व्यवसायीकरण ज़्यादा होता गया और धीरे धीरे ये अंधेरी की तरफ, विरार की तरफ, थाने की तरफ अलग अलग दिशा में समय समय पर बदलाव इसमें आते रहे हैं और ये चलता गया है। और इसी बदलाव को और इसी अपेक्षा को लेके आगे जो अब तीसरे आयाम का जो है, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मुंबई के अंदर जो बड़े काम हो रहे हैं, जिसमें 17 कामों की आज हम चर्चा करेंगे, इन 17 कामों के अंदर किस तरह से मुंबई का विकास होने वाला है, हम इसको देखेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। मुंबई के विकास को पंख लगे थे 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को जब सबसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर थाने तक के लिए ट्रेन चलाई गई, उसके बाद से लोकल में और रोड्स के अंदर काफ़ी प्रगति हुई। और ये जो कॉजवे और इसके द्वारा जो 7 महाद्वीप को मिलाया गया था आपस में, इसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे आए जिसकी वजह से विकास लगातार बढ़ता गया। और वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ अगर रेलवे के आंकड़ों की अगर बात करें तो 450 किलोमीटर के दायरे में 7.5 मिलियन कम्यूटर्स डेली 2342 ट्रेनों के माध्यम से सफर करते हैं। बहुत बड़ा विकास कार्य चल रहा है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे एयरपोर्ट बहुत बड़ा, अभी पहले सांता क्रूज एयरपोर्ट था, एक नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी आ रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी इंटरचेंज जो शिवाजी नगर इंटरचेंज है, वहाँ से कनेक्टिविटी बनाई गई है जो नवी मुंबई की तरफ से है। और आम्र मार्ग बेलापुर से लेके और JNPT वाला जो रास्ता है, उसको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी गई है। और अटल सेतु का भी यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जैसे मुंबई का कोस्टल रोड है एयरपोर्ट के उत्तर से, इस वाले एक नवी मुंबई के कोस्टल रोड का भी निर्माण कार्य जारी है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी ये 10 किलोमीटर का जो रोड है, इसको 2 फेजेस के अंदर बना रहे हैं। तो पहला फेज जो है इसमें उल्वे कोस्टल रोड, जिसका कि काम शुरू हो चुका है अभी, और ये लगभग 5.8 किलोमीटर का दायरा कवर करता है। और दूसरा जो अभी खारघर कोस्टल रोड है, उसकी अभी जो परमिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो है उसके अंतर्गत अभी अभी नई नई स्वीकृति मिली है। इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है लगभग। और एयरपोर्ट का हम लोग जानते ही हैं कि अभी 5 अक्टूबर से इसका ट्रायल होना शुरू होना है। इसका जो सिग्नल्स है वो शुरू हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट के बारे में भी आगे अब चर्चा हम अब करते हैं। मुंबई के अगर निवेश की अगर अपन बात करें
तो जो पुराना समय था हमारा 1842 से अंदर जो हमने शुरुआत की थी एक बंदरगाह के रूप में, वो जो सातों महाद्वीप के जो एकीकरण के साथ में और रिक्लाइनेशन प्रोसेस के अंदर वो अगर मुंबई का डेवलपमेंट हुआ है, आगे उसका फिर विरार तक और एक तरफ ये थाने तक और फिर वाशी तक इसका जो डेवलपमेंट आया है, ये देखा जाए तो विभिन्न समय में विभिन्न तरीके से इसका डेवलपमेंट आया है। तो वो जो पुराना समय था, जो अगर हम बात करें मालाबार हिल की या परेल की या जो इसके दादर के और ये वाले जो व्यावसायिक इलाके हो गए, आज की तारीख में हम सोचे तो यहाँ पे रिहायशी इलाका तो हमारा हो नहीं सकता। ना हम लोग इसके ऊपर मकान खरीदने के लिए प्लॉट खरीद पाते हैं, ना हमारे को इसके जो फ्लैट है वो इस तरह से इस निवेश के अंदर जो हमारा पॉकेट अलाउ करे, हमारे को इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि हम लोग कोई अच्छा निवेश यहाँ पर कर पाए। तो निवाई इसका अगर हमारे को देखना है कि हम कहाँ निवेश करें या रिहाइश के लिए कौन से अच्छे इलाके में जाएं, तो वर्तमान में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो सरकार के आ रहे हैं या हमारे जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ में क्या क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, हम अगर उस पर ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे अपना निवेश करें और कहाँ पे अपना मकान बनाएं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम सबसे पहले हमारे को चर्चा करनी चाहिए कि आज की तारीख में जो 15-16 जो अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के या मुंबई का रुझान किधर है, तो सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा करना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो ये जो हम लोग आज 16 पक्ष अपना रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब बुलाया नहीं जा सकता एयर कनेक्टिविटी को। डीबी पाटिल जो एयरपोर्ट अपना आ रहा है, ये लगभग 2866 एकड़ के अंदर आ रहा है और इस एयर कनेक्टिविटी से ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका एडवांटेज एक अगर उठाना चाहते हैं तो हम इसको भुला नहीं सकते। और ये अगर देखा जाए तो दो अपना कार्गो के हिसाब से भी देखा जाए और व्यावसायिक जो विमान के अलावा जो अपने जो पैसेंजर्स के विमान आते हैं, चाहे वो देश से हों चाहे विदेश से हों, उनका भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक निवेश होने जा रहा है, जो देखा जाए तो 90 लाख पैसेंजर्स को हर साल कैटर करेगा। तो ये वाला जो सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट वाला पॉइंट देखा जाए, हमारे पास में अगर इसके फ्यूल के ही लिए देखा जाए तो फ्यूल फार्मिंग के अंदर 1,51,000 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो इसके अंदर अलॉट हुआ है। और कार्गो के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 35,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, वो सिर्फ कार्गो कार्गो के लिए अलॉट हुआ है। और लगभग 23,500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो लगभग पैसेंजर्स के लिए काम में आने वाला है। स्टार्टिंग जो है इसका अगर हम लोग उम्मीद करें तो ये अगले साल तक जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है यानी अप्रैल तक ये शुरू हो जाने की पूरी तरह से उम्मीद है। तो सबसे बड़ा जो निवेश का एक जरिया हमारा बनता है, क्योंकि व्यावसायिक तौर पे देखा जाए और कार्गो के हिसाब से देखा जाए, ये मालवाहक के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये वाला जो एक एयरपोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल एक प्ले करने वाला है मुंबई के लिए। शिवरी वर्ली वाला जो हमारा लिंक है ये अल्टीमेटली बनाया गया है, कोस्टल रोड जो बन रहा है हमारा 29 किलोमीटर का, जो कांदीवली से लेके और मेरीन लाइन को हमारा आपस में दक्षिण और उत्तर को मिलाएगा। तो ये अपने आप में 2 घंटे वाला जो सफ़र है उसको 40 मिनट के अंदर पूरा करने की क्षमता हमारे को देता है। 70,000 वाहनों के लगभग इसकी कैपेसिटी है, जो ये 2 भागों के अंदर हमारा पूरा होने जा रहा है। तो इस कनेक्टिविटी का हिसाब किताब भी देखा जाए अगर, तो ये 11 मार्च 2024 को पहला भाग इसका पूरा हो चुका है और अगले भाग का काम भी तेज़ी से चल रहा है, जो शायद इसी महीने इसकी शुरुआत हो जाएगी। और अटल सेतु से हमारा जो ऊपर अंधेरी वगैरह तक का पहुंचने का मार्ग है वो प्रशस्त होता है और उसके वजह से हम लोग बहुत जल्दी अपना सफ़र जो आधे समय से भी कम शायद रह जाएगा उसके अंदर इसको पूरा कर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है 12 जनवरी इस साल जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये है अपना मुंबई हार्बर सी लिंक, जो कि लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगा है।
1090 पिलर पे बना हुआ ये पुल अपना जो पुराना साउथ मुंबई है, तो शिवरी को नवा शिवा से जो नया इलाका है, जो JLNPT वाला इलाका है, इस इलाके से कनेक्ट कर रहा है। और जो नया आयाम बन रहा है पूना और मुंबई का, इस जो भाग है, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, इसकी कनेक्टिविटी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसने साउथ मुंबई को पास लाके अपने आप में बहुत बड़ा इसका एडवांटेज दिया है कि जो इलाका कमर्शियल रूप से विकसित था और रिहायशी से दूर पड़ रहा था, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 3-3 घंटे के सफ़र के बाद में लोग नए इलाके में पहुंच पाते थे, जो 2 घंटे वाला जो सफ़र है उसको इसने 20 मिनट में समेट के, और नवी मुंबई का वाले इलाके को, पनवेल वाले इलाके को, पूना वाले इलाके को साउथ बॉम्बे से, जो इसका हार्ट है मुंबई का मार्केट का, उससे इसने पास कर दिया है। 20 मिनट में ये जो रास्ता क्रॉस हो रहा है, ये लगभग हमारा 2 घंटे बचा रहा है, जो बहुत मायने रखता है। तो बेशक 21.8 किलोमीटर का ये जो सफ़र है, ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा बैकबोन साबित होने वाला है, फाइनेंशियल बसावट के हिसाब से देखा जाए या बिजनेस के हिसाब से देखा जाए। अब इसके 5वें लिंक के बारे में अगर अपन बात करें, तो गोरेगांव से मुलुंड तक का एक अभी 12.2 किलोमीटर का सफ़र हमारा आसान करने के लिए एक और निर्माण कार्य चल रहा है। ROB के साथ में 14,000 करोड़ की लागत का इसका निर्माण कार्य 4 फेज के अंदर होगा, और इसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और इसकी वजह से हमारे जो ये पश्चिम मुंबई का पहुंचने का जरिया है, ये आसान हो जाएगा। छठे अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो एरोली से लेके कतई तक का एक जो टनल है, जो 1.7 किलोमीटर लंबा है, इसका कनेक्शन अगर देखें तो ये डोंबिवली बदलापुर जो है, इसके पहुंच के लिए आसान जरिया बनेगा। और इसका जो है इस मार्ग के अंदर कतई पहुंचने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये भी 3 फेज के अंदर अपना बन रहा है, और इसके अगर निर्माण की अगर बात करें तो ये बहुत अभी तेजी से काम चल रहा है इसके ऊपर भी। छेड़ा नगर फ्लाईओवर की बात करते हैं, जो 7वां हम लोग पॉइंट रखने जा रहे हैं। ये सांता क्रूज के पूर्व के हिस्से को मानखुर्द होकर और सीधा फ्लाईओवर के साथ में ईस्टर्न हाईवे से कनेक्ट करने जा रहा है। ये ईस्टर्न हाईवे का हिस्सा है, और छेड़ा नगर से अमर महल होता हुआ ये फ्लाईओवर 53 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 60,000 वाहनों को ये सुविधाजनक बनाएगा, और पूर्व के रास्ते को पश्चिम से मिलाएगा। अगर बात करें तो डोंबिवली से मनकोली वाला जो हाईवे है, ये लगभग जो हमारे 6 लाइन का हाईवे बनने जा रहा है, ये शहर की दूरी 25 किलोमीटर कम कर देगा। चाहे दोनों हाईवे से अगर बात करें तो ये समय और दूरी को काफ़ी घटा देगा। तो ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें 9वें प्रोजेक्ट के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये है हमारा पनवेल से करजत का रेलवे लाइन, रेल कॉरिडोर जो ये बन रहा है, इसकी डबलिंग हो रही है, डबल लाइन का बन रहा है। और ये जो है लगभग 29.6 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसके अंदर डबल लाइन होंगी, और 3 इसके अंदर टनल आएंगी, और 2 इसके अंदर बड़े रेलवे के फ्लाईओवर हैं, लगभग 44 छोटे बड़े ब्रिज हैं। करजत का जो स्टेशन पनवेल से जो शुरुआत है इस लाइन की, तो ये चिकले के बाद में मोपा, उसके बाद में चौक, और उसके बाद में करजत स्टेशन तक इसका विस्तार होगा। करीब 812 करोड़ रुपए का इसका बजट है, और इसकी भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। इस स्टेशन के आने से ये वाला जो इलाका है, जो नवी मुंबई से पूना वाले हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो आने वाला इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, और पनवेल से जो साइड बाय साइड कई सारी इंडस्ट्रीज के हम जो रुझान देख रहे हैं, जो इस साइड में आ रही हैं, तो ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके अंदर इस रेलवे लाइन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और करजत से हम लोग उम्मीद करते हैं CST जो 1.5 घंटे में पहुंचने की, वो इस रेलवे लाइन के द्वारा संभव हो पाएगी। अब इसके हम लोग 10वें पॉइंट की अगर चर्चा करते हैं, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आता है। हम लोग जानते हैं
इस एरिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। और अगर जो दूसरे 30 बंदरगाहों की बात करें, उसके बनिस्पत ये वाला जो बंदरगाह है अकेले 50% की कैपेसिटी का बंदरगाह है, जो 1963 का जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत बना है। और 26 मई 1989 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अब वर्तमान में जो इसका 2584 हेक्टर के अंदर ये जो पोर्ट है, बहुत बड़े लेवल पे, लगभग आप माने कि इसको जो 95% जो हमारा जो मैरीन जो लाइन का जो कारोबार होता है मालवाहक का, उसका जो ये बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और आने वाले समय में जो डीएमआईसी के वजह से इसका और ज़्यादा विकास होगा। और ये वाला जो पोर्ट है अपने आप में भारत का तो सबसे बड़ा पोर्ट है ही, और लगभग इसका विश्व के अंदर भी 35वां स्थान है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार का वो बनता जा रहा है। और जिस वजह से मुंबई को पसंद किया गया था 17वीं 18वीं सदी के अंदर महा बंदरगाह के रूप में, तो ये महाबंदरगाह अपने आप में बहुत बड़ा मालवाहक का कारोबार का ये हिस्सा बनने जा रहा है। इसका अगर हम बंदरगाह की बात करें तो ये WDFC की बात किए बिना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात किए बिना अधूरी रहेगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने आप में 1483 किलोमीटर के एक उस पे आयाम के ऊपर शुरू हुआ था, जो मालवाहक के लिए डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड करने के लिए दादरी से लेके JNPT तक का एक दोहरी लाइन का और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में एक इस आयाम से कि 15 घंटे में 14 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई तक माल पहुंचाने का और फ्रेट कॉरिडोर वाला जो कंसेप्ट था, इसको लेके आए हैं हम। और इसको अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान भारत के विकास के अंदर रहने वाला है। और जो अब वर्तमान में जो 1506 किलोमीटर की लाइन हो चुकी है, क्योंकि कुछ महाराष्ट्र का 184 किलोमीटर का क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे अभी भी हमारा किसी कारणों से पिछली सरकार के अंदर हमारा इसका जो एक्विजिशन का काम था लैंड का वो हो नहीं पाया है। तो अब वो तो थोड़ा सा जो हिस्सा बढ़ा है, या अब इसका जो है 1506 किलोमीटर का जो आयाम है, तो महाराष्ट्र का भाग के अंदर इसका काम चल रहा है। और लगभग ये गुजरात से आगे पालघर तक इसका काम पूरा हो चुका है, और वहाँ तक ये सुविधाजनक रूप से काम कर रहा है। लेकिन ये जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हम मान के चलते हैं कि देश के विकास के अंदर इस जो मुंबई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके अंदर इस DFC का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। और जो मालवाहन है उसके अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसका मुंबई से लेके अगर जो अहमदाबाद तक का जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, ये जो बनने जा रहा है, ये 508 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये 2 सवा 2 घंटे के अंदर जो कवर करेगा, जो आज की तारीख में 5 से 6 घंटे में फास्ट ट्रेन से कवर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा आयाम आने वाला है। इसके अंदर जो 10 ट्रेनों का इन्होंने हिसाब किताब शुरू से रखा है कि करीब 750 पैसेंजर्स को लेके डेली 10 ट्रेनें चला करेंगी। तो ये अपने आप में बहुत कन्वीनियंट बना देंगी आर्थिक राजधानी के अंदर अहमदाबाद का रोल। और इसको देश की राजधानी दिल्ली से जब दिल्ली अहमदाबाद का रास्ता भी बुलेट ट्रेन के थ्रू मिल जाएगा, तो ये बहुत तेजी से ये काम होने वाला है। स्टेशनों की अगर बात करें तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से ही शुरू होगा, उसके बाद में ये थाना, वसई, बोईसर, वापी, बिलमोर, सूरत, वडोदरा, और उसके बाद में आनंद, नडियाड, अहमदाबाद होता हुआ साबरमती में जाके डिस्पर्स होगा। तो ये जो 12 स्टेशन है, इसके अंदर अलग अलग दूरी के हिसाब से 2.5 घंटे और 2 घंटे का 2 घंटे 7 मिनट का जो इन्होंने ट्रैक बनाया है। इसमें जो फास्ट ट्रेन ये लोग चलाएंगे वो साबरमती से सीधा वडोदरा और सूरत होती हुई सीधी BKC पे डिस्पर्स कर दी जाएगी। आगे इस वाली लाइन को ये लोग पूना तक भी एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो पूना और हैदराबाद वो भी हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट और बहुत पास आ जाएगा मुंबई के विकास में। और उस पे कम्युनिटी को इधर से उधर ले जाने में करीब 6 लाख के यात्रियों को जिस तरह से इसने डेली पैसेंजर के रूप में
सपोर्ट दिया है उसको तो कोई बुला नहीं सकता। लेकिन वर्तमान में इसकी लग्जरी आयाम को देखा जाए तो मेट्रो है। मेट्रो का विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है और इसका जो 14 डेडिकेटेड लाइनें इन्होंने डिसाइड की हैं उसमें से लगभग 5 लाइनें ही शुरू हो चुकी हैं। और इसमें अगर अपन बात करें तो ब्लू लाइन जो है अंधेरी से घाटकोपर वाली, ये शुरू हो चुकी है 11.4 किलोमीटर की। और इसमें 12 स्टेशन है जो ऑपरेशनल हैं। और इसमें 2 वाली जो बात करें, येलो लाइन जो है वो दहीसर से डीएन नगर की है। ये भी 18.6 किलोमीटर की है जिसमें 17 स्टेशन है और ये भी अभी ऑपरेशनल है। और इससे आगे जो डीएन नगर है और डीएन नगर से जो आगे का रास्ता है वो करीब 23.64 किलोमीटर है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करीब आगे कई कई सारी लाइनें हैं। और एक अभी ऑपरेशनल जो रेड लाइन है वो अपना अंधेरी से लेके दहीसर वाला जो रूट है वो भी अभी अपना जो ऑरेंज लाइन है वो चल रही है, वो ऑपरेशनल है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में पुराने एयरपोर्ट को नए एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भी उसका भी अभी इन्होंने जो पहले 14 लाइनों में प्रोविज़न नहीं था उसका भी इसमें प्रोविज़न कर लिया है। आने वाले समय में एक गोल्ड लाइन के नाम से भी इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो है न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो लाइन है उसको इन्होंने प्लान कर लिया है, जो कि 35 किलोमीटर की होने वाली है और जिसमें 7 स्टेशन आने वाले हैं। इसमें एक बहुत बड़ा खजूरवर्ग से लेकर बदलापुर तक 45 किलोमीटर का मार्ग है जिसके अंदर करीब 40 स्टेशन आएंगे। ऐसे बड़े बड़े रेल मार्ग भी इसके अंदर मेट्रो के अंदर इन्होंने अभी इसमें प्लान कर रखे हैं। तो ये जो 14 लाइनें हैं ये मेट्रो लाइनें अभी अल्टीमेटली जो इसका मुंबई का है ये नक्शा चेंज कर देंगी और नक्शा इस तरह से बदलेगा कि मुंबई बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर एक विकल्प हो जाएगा हमारे लिए, बसने के लिए भी और कारोबार करने के लिए भी। और अगर हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए मुंबई को, तो जो ये पनवेल वाला जो इलाका है, पनवेल स्टेशन का आने वाले समय में आप जानते हैं ये अगर हम इसको 15वें हिस्से के रूप में अगर कवर करें तो ये टर्मिनस बनने जा रहा है। अभी लोकल ट्रेनें वहाँ पर थाने वाली ट्रेन, सीएसटी वाली ट्रेन, बोईसर वाली जो वेस्टर्न वाली रेलवे है, ये लोकल ट्रेनें आके यहाँ इनका टर्मिनस अभी लोकल ट्रेन का है। लेकिन जो इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ जो इसका रेलवे का जो महत्वपूर्ण ये स्टेशन है पनवेल, इसको ये टर्मिनस बनाने जा रहे हैं। और दक्षिण की जो जितनी भी ट्रेनें हैं वो ये आके ठहराव लेंगी और यहाँ से ही आगे जाया करेंगी। तो एक ये महत्वपूर्ण पनवेल स्टेशन जो टर्मिनस बनने जा रहा है, हालांकि इसका काम अभी थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी है वो डीएमआईसी वाले काम को, डीएफसी वाले काम को और लोकल वाले काम को, जैसे करजत से इसका जुड़ाव है वो प्रायोरिटी के ऊपर है। तो ये वाला काम थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये टर्मिनस बन जाएगा तो दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन पनवेल होने जा रहा है। तो पनवेल एक महत्वपूर्ण स्टेशन की वजह से ये वाला जो इलाका है, खास करके नवी मुंबई वाला और पनवेल वाला, मेरे ख्याल से इस समय सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अगर वैसे लोगों का भी रुझान देखें तो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जैसे आप अगर गोदरेज की बात करें, वाधवा ग्रुप की बात करें, एल&टी की बात करें, इंडिया बुल्स है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो राजस्थान का नंबर 1 है और उत्तर भारत में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, वो रियासत ग्रुप यहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर चुका है। और यहाँ पर अपने प्लॉट्स का, टाउनशिप का जिसके लिए वो फेमस है, उसके 2 टाउनशिप ऑलरेडी वो लॉन्च कर चुके हैं। तो ये जितने भी बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं इन्हीं के रुझान से हमारे को पता पड़ता है। और इवन अभी तो ये सुनने में आया है कि एमआर ग्रुप जो दुबई का ग्रुप है उसने भी यहाँ पर करीब 360 एकड़ के लगभग लैंड ली है। और इसी एरिया के अंदर आपका सबसे बड़ा जो जिसके इजराइल के कोलैबोरेशन से जिसकी बात कर रहे थे, ये एक नया एम है 16वां, आप इसको पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वो वाला जो सेमीकंडक्टर वाला जो प्लांट है वो भी इसी एरिया के अंदर आ रहा है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट एरिया है हमारे को लगता है, हम जो आपको राय देना चाहेंगे तो ये नवी मुंबई के बाद में ये वाला जो पुणे हाईवे वाला इलाका है, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई की
नवी मुंबई के बाद में पूना तक की दूरी कोई ज़्यादा नहीं रह जाएगी। आपको इसके लिए जितने भी आप प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो ये सारे के सारे लगभग 95% एरिया यही वाला डेवलप हो रहा है। BKC2 की अगर बात कर ले तो बेलापुर खारगढ़ वाला जो इलाका है ये BKC2 के रूप में डेवलप हो रहा है। और जैसे जो दिक्कतें बेंगलोर में पानी की समस्या के रूप में खड़ी हुई हैं और वहाँ से जो इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही है हैदराबाद की या मुंबई की राह ले रही हैं, वो सारी इसी इलाके में आने वाली हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो BKC2 का जो भराव है वो उन इंडस्ट्रीज से बहुत जल्दी होने वाला है, ये भी हमारे को दिख रहा है। इस समय देखा जाए तो यही वाला जो इलाका है ये इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन हो सकता है। इस समय यहाँ के रेट काफ़ी कम है और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये कब बांद्रा कुर्ला जैसे रेट्स के अंदर आ जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। ये शायद मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक अनुमान है, 4 से 5 साल इसको मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। उसके बाद में ये भी अल्टीमेटली वैसे ही जैसे अब मुंबई के रेट्स अप होते जा रहे हैं और लोगों की सामान्य अप्रोच से ज़्यादा चले जा रहे हैं, ये वाला जो इलाका है ये शायद उससे ऊपर आगे ना निकल जाए। बेहतर होगा कि इस विकल्प को हम लोग चुने और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। धन्यवाद आपका। हमारे वीडियो आप देखते रहें, हमारे साथियों के वीडियो इस संबंध में आते रहेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। जल्दी ही हमारे अगले प्रोजेक्ट के लिए हमारे को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के ऊपर।